टाई पेन मेरे हाथ में था और मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा था, जैसे फिल्म उतारी जाती है। जब मेरे ख्याल में उस कमरे की सारी तस्वीरें ली जा चुकी थीं, तो उस कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ ये खतरा था कि शायद ये चाबी दूसरे कमरे के ताले को ना लगे। मगर कुर्बान जाऊं उस ठंडी यख साइंसदान औरत के, उसने झूठ नहीं बोला। दूसरे कमरे को भी चाबी लग गई। दूसरे कमरे में भी पहले वाले कमरे की तरह आलात लगे थे। मैंने उनकी भी तस्वीरें बना ली। उसके बाद तीसरे फिर चौथे कमरे में आ गया, जहां भी तस्वीरें उतारी। पांचवें कमरे में आया तो जहां कमरे के वस्त में एक फाइलों वाला गोल चबूतरा सा बना हुआ था। उसके ऊपर बहुत बड़ी ऐसी मशीन थी जिसमें गोल शीशों के अंदर लगे हुए आलात साफ नजर आ रहे थे। मैंने चबूतरे में झांक कर देखा। ये चबूतरा कोई 4 फुट ऊंचा था। उसके अंदर दीवार के साथ सुर्ख रंग की ईंटें लगी हुई थीं। खुदा जाने जहां क्या होता था। मैंने जल्दी जल्दी वहां सारी चीजों की तस्वीरें उतार लीं। उसके साथ ही मेरा काम खत्म हो गया। दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे खुफिया कैमरे ने अपना काम दिखा दिया हो और इन सारे कमरों और लेबॉर्ट्रियों की तस्वीरें उतर गई हों। उस कमरे को भी मैंने लॉक किया और राहदारी में चलता वापस क्लॉक रूम में आकर क्लॉजेट में छुपने की बजाय वहां जो लोहे की कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया। मुझे अब सारी रात वहां गुजारनी थी। मैंने क्लॉक के साथ बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। अभी बमुश्किल 5:15 बजे थे। पहले मैंने सोचा कि जहां फर्श पर लेट जाऊं, फिर ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे किसी भी सूरत में गाफिल नहीं होना चाहिए। मैं जाग कर रात गुजारूंगा। रात गुजरती रही। मैं जागता रहा। बैठा बैठा बोर हो जाता तो उठकर कुशादा और खाली राहदारी में टहलने लगता। सख्त जानी और मुसीबतें सहने की मुझे खूब ट्रेनिंग मिली थी। मेरे नज़दीक रातें जागना कोई मुश्किल नहीं था। मैं ज़मीन के नीचे था। ऊपर से कभी कभी ड्यूटी पर मुतय्यन गार्ड्स की आपस में हंसी मजाक करने की आवाज़ें आ जाती। उसके बाद फिर खामोशी हो जाती। खुफिया कैमरे वाला टाई पेन मैंने टाई पर नहीं लगाया था, बल्कि उसे रुमाल में लपेटकर पतलून की जेब में रख लिया था। मैंने कमीज के ऊपर सफेद कोट पहन रखा था। मेरा अपना कोट क्लॉक रूम के क्लोजेट में था। फजा में हल्की खुनकी थी। ये खुनकी रेफ्रिजरेशन वाले इस प्लांट की वजह से थी जो रात के वक्त भी चल रहा था। रात के वक्त शायद उसे दूसरे दर्जे पर कर दिया गया था, क्योंकि दिन के वक्त जब मुख्तलिफ मशीनें चल रही होती हैं तो फजा में ज्यादा ठंडक होती थी। रात गुजरती चली जा रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बजने वाले थे। मैं क्लॉक रूम में आकर कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं सोना नहीं चाहता था। मैं गाफिल नहीं होना चाहता था। मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। न जाने मुझे गुनूदगी आने लगी। हालांकि नींद के मामले में मैं बहुत सख्त जान था। मैं उठकर राहदारी में टहलने लगा। उस राहदारी का फर्श और दीवारें पुख्ता सीमेंट की थीं। राहदारी कोई 10-15 फुट चौड़ी थी और दीवारें 15-20 फुट ऊंची होंगी। छत मेहराबदार थी और थोड़े थोड़े फासले पर छत में ढके हुए बल्ब जल रहे थे। इस तरह वहां काफी रोशनी थी। मैंने सोचा कि वहां मालूम करना चाहिए जहां पानी के निकास का क्या इंतजाम है, क्योंकि ये जगह सतह जमीन से काफी नीचे थी। जाहिर है किसी जगह पर गंदे पानी के बाहर निकालने के वास्ते पंप लगाए गए होंगे। मैं चलते चलते राहदारी के आखिरी किनारे पर पहुंच गया। ये जगह हमारे स्टोर रूम से 10-12 कदम आगे थी, जहां मुझे ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। वहां कोई जनरेटर नजर नहीं आ रहा था। आवाज भी दबी दबी सी थी। मैंने सामने वाली राहदारी की दीवार को हाथ लगाया। उसमें हल्की हल्की लर्जिश थी। मैंने उसके साथ कान लगाया। आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। दीवार में बज़ाहिर कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। शायद जनरेटर दूसरी तरफ जमीन के अंदर लगा होगा और इस जनरेटर की ताकत से तहखाने के पानी का निकास ऊपर किसी सहराई नाले में होता होगा, जहां रोशनी कम थी और हल्का हल्का अंधेरा था। मैं वापस होने लगा तो मुझे दीवार की एक जानिब एक छोटा सा गोल हैंडल नजर पड़ा। मैंने करीब जाकर देखा, ये लोहे का चरखी नुमा हैंडल था। मैंने सोचा कि देखना चाहिए ये हैंडल क्या काम करता है। मैंने यूं ही हैंडल को बाएं जानिब घुमाने लगा। 3-4 चक्कर खाने के बाद हैंडल रुक गया। साथ ही कटक की आवाज आई। मैंने चरखी को जरा सा अपनी तरफ खींचा तो दीवार में छोटा सा दरवाजा खुल गया। साथ ही दूसरी तरफ से बिजली के जनरेटरों के चलने की तेज आवाजें आने लगीं। मैंने आगे गर्दन निकाल कर देखा। आगे 3-4 सीढ़ियां नीचे जाती थी। नीचे एक कुआं था। कुएं की दीवार पर एक बल्ब रोशन था। नीचे जनरेटर लगे थे जो चल रहे थे। मैंने ऊपर निगाह डाली। दीवार के साथ लगी हुई लोहे की एक सीढ़ी ऊपर कुएं के दहाने तक चली गई थी। ऊपर शायद खुला आसमान था। मुझे कोई तारा तो नजर नहीं आया, मगर ऊपर से ताज़ा हवा जरूर आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चरखी को इसी तरह वापस घुमाकर लॉक कर दिया। उन लोगों ने यहाँ हवा, पानी और फजा को ठंडा या गर्म रखने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जाहिर है ये भारतीय हुकूमत का बड़ा अहम साइंसी बल्कि एटमी रिसर्च सेंटर था। इसे दूसरे ममालिक के सफारत खानों से बेहद खुफिया रखा गया था, ताकि किसी मुल्क को ये न मालूम हो सके कि भारत में एटम और प्लूटोनियम बम बनाने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। मेरा ख्याल है कि ये राज सिर्फ इसराइल की हुकूमत को ही मालूम था, और एक खुफिया खबर ये भी थी कि दरपर्दा इसराइल और भारत में दिफाई मुआहिदा भी हो चुका है। मैं वापस क्लॉक रूम में आकर बैठ गया।
मुझे इसी इतवार को खुफिया कैमरे की फिल्म लेकर दिल्ली प्रोफेसर जमशेद के पास पहुंचना होगा। वो यकीनन इस प्लांट की तस्वीरों को देखकर खुश होगा और वही मुझे बताएगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा और अगला मरहला कहाँ से शुरू करना होगा। काफी देर तक मैं क्लॉक रूम में ही बैठा रहा। रात गुजरती चली गई। घड़ी पर निगाह डाली तो 12:15 बज रहे थे। गोया आधी रात तकरीबन बीत चुकी थी। मुझे जहां से कहीं जाना तो नहीं था, इसी क्लॉक रूम से निकलकर अपनी ड्यूटी पर स्टोर रूम में पहुंच जाना था। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे ऊपर वाले मेन गेट का कोई ताला खोल रहा है। मैं जल्दी से होशियार होकर बैठ गया। ये 2 आदमी थे जो आपस में बातें करते हुए ऊपर से नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे। मैं छलांग लगाकर उठा और क्लोजेट के अंदर सफेद कोटों वाले हैंगरों के पीछे छुपकर बैठ गया। या खुदा, ये कमबख्त इस वक्त नीचे क्या करने आए हैं? उनकी आवाजों से मैंने उन्हें पहचान लिया था। ये 5 गार्ड्स में से 2 गार्ड्स थे। नीचे राहदारी में आकर एक क्लॉक रूम के बाहर सीढ़ियों के पास रुक गया। उसने अपने साथी से कहा, जा बे बंसी, तू जाकर चेकिंग कर, मैं यहीं खड़ा हूँ। दूसरे ने राहदारी में आगे की तरफ चलते हुए कहा, तू बड़ा कामचोर हो गया है रे, सरदार जी को तेरी रिपोर्ट करनी चाहिए। जो गार्ड क्लॉक रूम के बाहर खड़ा था, मुझे उसकी हंसी की आवाज आई। दूसरे गार्ड के भारी बूटों की आवाज राहदारी में आगे चलने लगी। मैं सोचने लगा कि ये आदमी जो बाहर खड़ा है कहीं अंदर आकर क्लोजेट को न देख ले। उनके इस वक्त आने से मालूम हुआ कि ये लोग आधी रात को भी नीचे आकर एक राउंड लगाते थे और देखते थे कि हर शय ठीक ठाक है। खुदा का शुक्र है कि ये लोग उस वक्त आए जब मैं क्लॉक रूम में आ गया हुआ था। अगर उस वक्त आ जाते जब मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर था तो मैं फंस जाता। जो गार्ड बाहर सीढ़ियों के पास खड़ा था, कोई राजस्थानी लोकगीत गुनगुनाने लगा। मुझे तंबाकू की बू आई। वो बीड़ी पी रहा था। कुछ देर बाद दूर से भारी जूतों की आवाज करीब आने लगी। दूसरा गार्ड चेकिंग के बाद वापस आ रहा था। चूरे बंसी, सब ठीक है? दूसरे गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, सब ठीक है, पर तेरी शिकायत मुझे सरदार जी के आगे करनी पड़ेगी कि एक तो तू कामचोर हो गया है, दूसरी नीचे आकर बीड़ी तंबाकू पीता है। दूसरे गार्ड ने हल्का सा कहकहा लगाया और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब तक मुझे ऊपर का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई, मैं क्लोजेट में ही छुप कर बैठा रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब इन दोनों में से कम कोई नीचे नहीं आएगा, तो मैं क्लोजेट से निकलकर राहदारी में आया। राहदारी में अभी तक बीड़ी के जले हुए तंबाकू की बू फैली हुई थी। मुसीबत आकर टल गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। बाकी का सारा वक्त मैं चौकन्ना होकर क्लॉक रूम में ही बैठा रहा, यहाँ तक कि मेरी घड़ी ने सुबह के 7 बजा दिए। पूरे 8 बजे न्यूक्लियर प्लांट में काम शुरू हो जाता था। मैं तैयार हो गया। तैयार क्या होना था, बस इस तरह बाहर निकलना था कि जैसे मैं भी दूसरे वर्करों के साथ नीचे आया था और सफेद कोट पहनकर अब बाहर निकल रहा हूँ। 7:45 बजे ऊपर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं छुप गया। बहुत से आदमी सीढ़ियां उतर रहे थे। ये भारी बूटों की आवाज थी। ये गार्ड्स थे जो प्लांट के 5 कमरों के बाहर अपनी अपनी ड्यूटियां संभालने लगे थे। वो तेज तेज कदमों से राहदारी में आगे निकल गए। कोई 10 मिनट बाद ऊपर से वर्करों ने आना शुरू कर दिया। मैं इस छोटे से कमरे में दरवाजे की ओट में होकर खड़ा हो गया। जैसे ही 2-3 आदमी अंदर दाखिल हुए, मैं खामोशी से बाहर निकलकर राहदारी में आ गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। वो यही समझे कि मैं भी उनके साथ ही अंदर आया था और अब सफेद कोट पहनकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ये मरहला तय हो गया था। सारा दिन मैं अपने काम में लगा रहा। एक बार मैं साइंसदान औरत निर्मला देवी के कमरे के आगे से गुजरा तो इत्तेफाक से एक साइंसदान उस वक्त कमरे से बाहर निकल रहा था। कमरा जरा सा खुला हुआ था। मैंने निर्मला देवी को देखा। वो गांधी कैप सर पर रखे, सर पर छोटा सा जूड़ा बांधे, अपने कंप्यूटर के आगे पत्थर के बुत की तरह बैठी हुई थी। मैं खामोशी से आगे निकल गया। हफ्ते का दिन आया तो मैंने ड्यूटी से फारिग होकर शाम को रिवाड़ी जाने वाली बस पकड़ी। रिवाड़ी पहुंचा। वहां से दूसरी बस में बैठकर 2-2.5 घंटे बाद दिल्ली पहुंच गया। एक केमिस्ट शॉप से गुलखान को फोन किया और कहा कि मैं जालिंदर से आ गया हूँ, घर पहुंचने वाला हूँ। गुलखान ने मेरी आवाज पहचान ली। कहने लगा, तुम पहुंचो, मैं प्रोफेसर को लेकर आता हूँ। शाम के 7 बज रहे थे। आखिर सर्दियों का जमाना था। अभी दिन छोटे थे, जल्दी शाम हो जाती थी। 7 बजे दिल्ली शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। मैं टैक्सी लेकर निजामुद्दीन औलिया के मज़ार से जरा आगे जाकर उतर गया, जहां से कच्चे रास्ते पर पड़ गया। मुगल शहजादे की कब्र की 4 दीवारी के करीब से होता हुआ गुलखान के खाली और शिकस्ता मकान पर आ गया। आधे घंटे के बाद गुलखान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गए। मैंने खुफिया कैमरे वाला टाइप इन प्रोफेसर के हवाले करते हुए कहा, प्रोफेसर, मैंने इसका बटन दबाकर एटमी सेंटर के 5 कमरों में चारों तरफ बड़े इत्मीनान से घुमाया फिराया है। अब खुदा करे कि वहां की तस्वीरें आ गई हों। प्रोफेसर ने टाइप इन लेकर जेब में रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमको अभी इस कैमरे की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। नेगेटिव डेवलप कर लूं, तस्वीरें देखोगे तो कहोगे कि ये किसी बड़े एक्सपर्ट फोटोग्राफर ने खींची हैं। मैंने उन्हें अपनी वारदात पूरी तफसील के साथ सुनाई। गुलखान और प्रोफेसर बड़े गौर से सुनते रहे। जब मैं पूरे वाकयात सुना चुका तो प्रोफेसर जमशेद ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, तस्वीरें देखने के बाद ही मैं तुम्हें बता सकूंगा कि कौन सी लेबॉर्ट्री में ज्यादा हसास आलात लगे हैं।
जाहिर है धमाके से अंदर कोई एटम बम नहीं फटेगा, लेकिन अगर एटमी प्लांट में गैर अफसुर्दा प्लूटोनियम की थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद हुई तो एक फरलांग के अंदर अंदर का सारा इलाका उड़ जाएगा और जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा पड़ जाएगा। मैंने उसे बताया कि ये एटमी सेंटर 2 टीलों के दरमियान जेर जमीन बना हुआ है। वो बोला ये तो मैं पहले ही जानता हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ शहराई टीले करीब ही हैं। बस वो दोनों टीले धमाके के बाद कुछ दिखाई नहीं देंगे। मैंने प्रोफेसर से पूछा कि तस्वीरें कब तक डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। सिर्फ इतवार का दिन मेरे पास था। प्रोफेसर ने कहा सुबह मैं तस्वीरें डेवलप करके ले आऊँगा, कल मुझे भी दफ्तर से छुट्टी है। रात के 11 बजे मेरे दोनों मुहिब्बे वतन और सच्चे दिल से इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले साथी चले गए। मैं सिखों वाले हुलिया में ही था। मकान में आते ही मैंने पगड़ी उतार कर दीवार के साथ लटका दी और बाल खोल दिए। गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह नहाया, बालों में कंघी फेरी, रात को सोने वाला कुर्ता पजामा पहना, ऊपर गर्म चादर ले ली जो बुलखान ने खास तौर पर वहां मेरे लिए रखी हुई थी। खिड़की खुली थी, सर्दी का जोर टूट चुका था, रात गुलाबी ठंडक वाली थी। मैं खिड़की में आ गया, आसमान पर निगाह डाली, बड़े शफाफ तारे निकले हुए थे। मैं कुछ देर टहल कर सो गया। मैं बेदार हुआ तो खिड़की उसी तरह खुली हुई थी और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया। जब से सिखों वाला हुलिया बनाया था कम से कम एक फायदा जरूर हुआ था कि मैं शेव करने और बाल कटवाने की बकबक से बच गया था। कपड़े बदले और सर पर सिखों वाली पगड़ी जमाई, दाढ़ी को सिक्कों की तरह ऊपर चढ़ाया, गले में किरपान लटकाई और नाश्ता करने के लिए मजाज शरीफ वाले चौक में आ गया। जहाँ दिल्ली के मुसलमानों की निहारी की बड़ी दुकानें थीं। एक दुकान में बैठकर दिल्ली की तारीखी निहारी का नाश्ता किया और सिक्कों की तरह अपनी दाढ़ी और मूछों के बालों को रुमाल से ऊपर की तरफ चढ़ाकर साफ करता वहां से अपने मकान में आ गया। चौक में 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, मगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर न देखा। सिख का भेस बदलने के बाद CID वालों से मुझे काफी हद तक नजात मिल गई थी, लेकिन मैं गाफिल और बेपरवाह नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सीक्रेट पुलिस के पास दूसरे खतरनाक मुजाहिद कमांडोज की तरह मेरी तस्वीर भी अहमदाबाद पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी, और अगर कोई ज़हीन CID ऑफिसर मुझे करीब बुलाकर गौर से देखता तो वो मुझे पहचान सकता था। चुनाचे मैं पुलिस के सिपाही को देखकर इधर उधर हो जाता। अगर करीब से भी गुजरना होता तो अपने ध्यान में गुरद्वानी का जाप करता गुजर जाता। कोई 10 बजे के करीब प्रोफेसर जमशेद और गुलखान आ गए। वो मेरे लिए थर्मस में चाय भरकर लाए थे। खाना अब गुलखान मेरे लिए नहीं लाता था। जब से मैंने सिख नौजवान का रूप बदला था उसे मालूम था कि मैं बाहर जाकर खाना खा सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद सारी तस्वीरें डेवलप करके ले आया था। उसने कोट की जेब में से लिफाफा निकाल कर खोला और मेरे आगे 15-16 पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीरें रख दी। तस्वीरें तो बहुत थीं, ये मैंने इनमें से छांटी हैं। जरा देखो, ये तुम्हारे ग्राउंड एटमी सेंटर के सेक्शन है। सारी तस्वीरें एटमी सेंटर के 5 कमरों की थीं। एक एक कमरे के 3-3 तस्वीरें थीं जो मुख्तलिफ जावियों से मेरे टाइप इन के खुफिया कैमरे ने उतारी थीं। तस्वीरें इस कदर शफाफ थीं कि मैं कैमरे की कारकर्दगी पर हैरान रह गया। इतने छोटे से कैमरे ने इतनी अच्छी तस्वीरें किस तरह खींच लीं। इस दौरान प्रोफेसर जमशेद रुमाल से अपनी ऐनक के शीशे साफ करता रहा। गुलखान भी झुककर मेरे साथ ही तस्वीरों को देख रहा था। जब मैं तस्वीरें देख चुका तो प्रोफेसर जमशेद ने ऐनक आंखों पर लगाई और तस्वीरों में से एक तस्वीर निकाल कर मेरे आगे रखते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इस कमरे में टाइम बम लगाने होंगे, बाकी किसी कमरे में लगाने की जरूरत नहीं। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। ये 5वें नंबर के उस कमरे की तस्वीर थी जिसके अंदर गोल चबूतरा था और चबूतरे के ऊपर ऑपरेशन रूम की तरह के आलात लगे हुए थे। प्रोफेसर जमशेद कहने लगा, ये एटमी सेंटर का प्रोसेसिंग प्लांट है, ये इस इंस्टीट्यूट का दिल है। अगर तुम इसको तबाह कर दोगे तो सारा एटमी मरकज तबाह हो जाएगा। गुलखान भी मेरे साथ ही तस्वीर को देख रहा था। प्रोफेसर कह रहा था कि ये एक तरह की एटमी भट्टी है जहां प्लूटोनियम को प्रोसेस किया जाता है। तुम्हें इस भट्टी के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर 4 टाइम बम लगाने होंगे। उसके बाद का सारा काम ये भट्टी बमों से उड़ने के बाद खुद ही अंजाम दे देगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे टारगेट मिल गया है, मैं ये काम आने वाले हफ्ते की रात को पूरा करूंगा। गुलखान ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने टाइम बम हैं? मैंने उसे बताया कि मेरे पास सिर्फ 6 टाइम बम बाकी रह गए हैं। गुलखान ने प्रोफेसर जमशेद से पूछा, प्रोफेसर वो बम मैंने ही तैयार किए थे और तुमने भी उन्हें देखा था, तुम्हारे ख्याल में इस एटमी रिएक्टर के लिए ये बम मुनासिब रहेंगे? मेरा मतलब है, अगर ये अपनी ताकत और असरात के एतबार से मुनासिब ना हो तो मैं दूसरे इससे ज्यादा धमाका खेज टाइम बम तैयार कर सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बम बहुत ताकतवर हैं और राजस्थान के पूरे एटमी रिएक्टर के लिए काफी हैं। इन बमों ने फटकर एटमी रिएक्टर के प्लांट में भी धमाका करना है। वो धमाका कितनी शिद्दत का होगा, अगर इंडियन प्रेस ने हुकूमत के कहने पर खबर को दबा दिया तो तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हो सकेगा। हमारा कमांडो दोस्त ही हमें कुछ बता सकेगा। मैंने कहा, मैं तो हफ्ते की रात को वहां टाइम बम लगाने के बाद वहां से उसी वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ूंगा। प्रोफेसर जमशेद ने गुलखान की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? मेरा मतलब है कि तुमने इस बम में जो टाइम डिवाइस फिट की हुई है उसका दौरानिया कितना है?